अब हम जहांगीर के शासनकाल पर नजर डालते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में ले जाते हैं, 1605 से 1627 तक। और हमारा मकसद सिर्फ तारीखें दोहराना नहीं है, बल्कि इन जानकारियों से जहांगीर की शख्सियत, उसके राज और उसकी विरासत की एक गहरी उलझी हुई तस्वीर बनाना है। हाँ। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। एक ऐसा बादशाह जो अपने इंसाफ के लिए जाना जाता था, लेकिन जिसका दौर ताकतवर शख्सियतों, खूबसूरत इमारतों और बड़े टकरावों से भी भरा हुआ था। और इन सब की शुरुआत होती है आगरा के किले के बाहर लगी एक जंजीर से, एक सिंबल जो उसके इंसाफ की सोच का प्रतीक थी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जहांगीर था कौन। सोर्सेज में तो उसका असली नाम नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम मिलता है। प्रिंस सलीम। बिल्कुल, लेकिन जो बात उसे अलग करती है वो है इंसाफ को लेकर उसका नजरिया। सोर्सेज में एक बहुत ही दिलचस्प चीज का जिक्र है, जंजीर अदल। चेन ऑफ जस्टिस। ये सुनने में ही बड़ा पावरफुल लगता है। ये था क्या असल में? देखिए, ये आगरा के किले में लगाई गई एक सोने की जंजीर थी। कोई भी आम इंसान जिसे लगता था कि उसे शाही इंसाफ चाहिए, वो उसे खींच सकता था। मतलब कोई भी? कोई भी। ये इस बात का सबूत है कि वो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कितना सख्त था। ये बादशाह तक पहुंचने का एक डायरेक्ट चैनल था। तो क्या ये वाकई में काम करता था, या ये बस एक, आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल स्टंट था, अपनी छवि चमकाने का? सवाल बहुत अच्छा है, और सच कहूं तो ये दोनों ही था। देखिए, ये कोई मामूली जंजीर नहीं थी, सोने की बनी थी। उसमें 60 घंटियां थी और उसकी आवाज सीधे बादशाह तक पहुंचती थी। मतलब कोई दरबारी, कोई अफसर बीच में नहीं आ सकता? कोई नहीं। तो एक तरफ तो ये उसकी न्यायप्रिय वाली इमेज को मजबूत करता था, पब्लिक रिलेशंस का एक बेहतरीन टूल था। हाँ। लेकिन इसका एक और गहरा मकसद था। ये दरबार के अफसरों को एक सीधा संदेश भी देता था कि बादशाह की नजर सब पर है। ये एडमिनिस्ट्रेशन पर लगाम कसने का भी एक जरिया था। अच्छा, तो ये जंजीर जहांगीर के किरदार का एक पहलू दिखाती है, लेकिन उसकी पब्लिक लाइफ जितनी इंटरेस्टिंग थी, उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा उसकी पर्सनल लाइफ भी। 1611 में उसने मेहरुन्निसा से शादी की। हाँ, जो एक पर्शियन नोबलमैन शेर अफगान की विधवा थी, और यही मेहरुन्निसा आगे चलकर इतिहास में नूरजहां के नाम से मशहूर हुई। नूरजहां, दुनिया की रोशनी। और वो सिर्फ एक रानी नहीं थी। सोर्सेस कहते हैं कि उन्हें बादशाह बेगम बनाया गया और स्टेट अफेयर्स में उनका ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस था। ट्रमेंडस इन्फ्लुएंस, ये शब्द छोटा पड़ जाता है। उनका असर इतना जबरदस्त था कि जहांगीर ने उनके सम्मान में चांदी के सिक्के तक जारी किए। सिक्के? एक महिला के नाम पर? हाँ, जिन पर जहांगीर के नाम के साथ साथ नूरजहां का नाम भी खुदा होता था। जरा सोचिए, उस दौर में जब एक महिला का चेहरा देखना भी आम नहीं था, उसका नाम सल्तनत के सिक्कों पे था। ये पावर का एक खुला प्रदर्शन था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सल्तनत को दो लोग चला रहे थे, या फिर जहांगीर एक कमजोर बादशाह था? ये एक बड़ी बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि जहांगीर की शराब और अफीम की लत ने उसे हुकूमत से दूर कर दिया था और नूरजहां ने उस खाली जगह को भर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जहांगीर इंसानों को पहचानने में माहिर था। उसने नूरजहां की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को पहचाना और उसे पूरी छूट दी। ये एक तरह की पावर पार्टनरशिप थी। इंटरेस्टिंग। वैसे सोर्सेज में एक और शादी का भी जिक्र है, राठौर राजकुमारी मनमती बाई से, यानी जगत गोसाई। बिल्कुल, जिनके बेटे थे प्रिंस खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बने। ये दिखाता है कि राजपूतों के साथ रिश्ते अभी भी मुगल सल्तनत के लिए कितने अहम थे। तो ऐसा लगता है कि नूरजहां का असर सिर्फ सियासत तक ही सीमित नहीं था, उस दौर की आर्किटेक्चर पर भी उनकी गहरी छाप दिखती है। बिल्कुल, उन्होंने आगरा में अपने पिता की याद में इतिमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया। ये मकबरा एक टर्निंग पॉइंट है मुगल आर्किटेक्चर में। टर्निंग पॉइंट कैसे? ये भारत की पहली इमारतों में से एक है जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी थी, और सोर्सेज में खास तौर पर पिएट्रा दूरा डेकोरेशन का जिक्र है। पिएट्रा दोरा, ये पत्थरों पर जड़ाई का काम है ना? हाँ, कीमती और अर्धकीमती पत्थरों को संगमरमर में तराश कर जड़ना। इत्मादुद्दौला के मकबरे में इसका बेहद नाजुक और खूबसूरत काम है। इसे बेबी ताज भी कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि इसने ताजमहल के लिए एक तरह से रास्ता बनाया। एग्जैक्टली, ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था, ये नूरजहां का एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था, अपने परिवार की हैसियत और अपनी कलात्मक समझ का प्रदर्शन। सोर्सेज में पंजाब में सराय ऑफ नूर महल का भी जिक्र है, जो एक सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। हाँ, और ये सराय उस दौर की इकोनॉमी की लाइफलाइन थी। ये सिर्फ यात्रियों के रुकने की जगह नहीं थी, बल्कि व्यापार और सूचना के केंद्र भी थे। और जहांगीर खुद, क्या उसकी भी दिलचस्पी थी वास्तुकला में?
जहांगीर ने खुद लाहौर में मोती मस्जिद और शाहदरा में अपना मकबरा बनवाया, लेकिन उसकी असल दिलचस्पी चित्रकला और प्रकृति में थी। वो खुद एक बहुत बड़ा कॉनसर ऑफ आर्ट था। जहांगीर के दौर की वास्तुकला की असली पहचान नूरजहां के प्रोजेक्ट से ही है। तो एक तरफ सल्तनत के अंदर नूरजहां का असर बढ़ रहा था और दूसरी तरफ सल्तनत की सरहदों पर एक नई ताकत दस्तक दे रही थी, अंग्रेज। और ये एक बहुत अहम मोड़ था। 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कैप्टन विलियम हॉकिंस उसके दरबार में आया। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि वो तुर्की भाषा बहुत अच्छी बोलता था। जहांगीर उससे बहुत इंप्रेस हुआ और उसे 400 का मनसब दिया। मनसब मतलब एक मिलिट्री रैंक। ये तो किसी विदेशी के लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। और फिर 1615 में इंग्लैंड के किंग जेम्स आए के एम्बेसडर आए, सर थॉमस रो। वो एक फॉर्मल डिप्लोमेट थे और उनका मकसद था व्यापार की इजाजत लेना। बिल्कुल। और कई मुलाकातों के बाद वो कामयाब हुए। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में एक पोर्ट और फैक्ट्री बनाने की इजाजत दे दी। अगर हम आज के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल लगती है। जहांगीर ने ऐसा क्यों किया? उस वक्त के हालात अलग थे। जहांगीर के लिए अंग्रेज बस व्यापारियों का एक और गुट थे। उनकी असली समुद्री दुश्मनी तो पुर्तगालियों से थी, जो मुगल जहाजों को परेशान करते थे। अच्छा। तो जहांगीर ने शायद सोचा होगा कि अंग्रेजों को लाकर वो पुर्तगालियों पर दबाव बना सकता है। इसे एक शॉर्ट टर्म टैक्टिकल मूव के तौर पे देखा गया। ये अंदाजा नहीं था कि ये भारत में ब्रिटिश राज की नींव का पहला पत्थर साबित होगा। बिल्कुल नहीं। और सल्तनत के अंदर भी तो उसने अपनी पकड़ मजबूत की थी। मेवाड़ के अमर सिंह ने आखिरकार जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। हाँ, जो महाराणा प्रताप के बेटे थे। हम्म। ये तो अकबर भी पूरी तरह से नहीं कर पाए थे। सही बात है। ये जहांगीर की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। इसके अलावा उसने दक्षिण में अहमदनगर का कुछ हिस्सा भी जीता था। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कला में खोया हुआ था। और यहीं पर कहानी का सबसे मुश्किल और कह सकते हैं विरोधाभासी हिस्सा आता है। कुछ बड़े टकराव भी हुए। सोर्सेज में 5वें सिख गुरु अर्जन देव के बारे में एक बहुत सख्त एक्शन का जिक्र है। हाँ, ये एक बेहद गंभीर घटना है। गुरु अर्जन देव को फांसी दे दी गई। इल्जाम यह था कि उन्होंने जहांगीर के बागी बेटे खुसरो को पनाह दी थी। एक तरफ वो आम जनता के लिए इंसाफ की जंजीर लगा रहा है और दूसरी तरफ जब अपनी सत्ता को चुनौती मिली तो एक गुरु को सजाए मौत। ये कैसे समझा जाए? ये दिखाता है कि उसका इंसाफ सल्तनत की सुरक्षा और उसकी अपनी बादशाहत के दायरे में ही था। खुसरो की बड़ावत उसके तख्त पर बैठने के फौरन बाद हुई थी। वो इसे अपनी सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानता था। तो इस नजरिए से गुरु अर्जुन देव को दी गई सजा एक धार्मिक फैसला कम और एक सख्त पॉलिटिकल मैसेज ज्यादा था कि शहंशाह के दुश्मन की मदद करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस एक घटना ने मुगल सिख रिश्तों पर बहुत गहरा और कभी न भरने वाला जख्म दिया। और बगावत का ये सिलसिला सिर्फ खुसरो पर नहीं रुका। बाद में उसके बेटे शाहजहां और कमांडर महाबत खान ने भी उसके खिलाफ बगावत की। बिल्कुल। शाहजहां की बगावत की जड़ें भी दरबार की पॉलिटिक्स में थीं। उसे डर था कि नूरजहां अपने दामाद शहरयार को अगला बादशाह बनाना चाहती है। और महाबत खान की बगावत भी नूरजहां के बढ़ते असर के खिलाफ एक रिएक्शन थी। इन विद्रोहों ने जहांगीर के शासन के आखिरी सालों को काफी अनस्टेबल बना दिया था। हमें जहांगीर के बारे में, उसकी सोच, उसकी पसंद नापसंद के बारे में इतनी बारीक जानकारी मिलती कैसे है? सोर्स में उसकी ऑटोबायोग्राफी का जिक्र है। हाँ, तुज़ूक जहांगीरी, जो उसने खुद पर्शियन भाषा में लिखी थी। ये उसकी सोच को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। ये किसी शाही बायरी की तरह है। मतलब इसमें वो सिर्फ अपनी जीतों के बारे में नहीं लिखता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपनी शराब की लत के बारे में भी खुलकर लिखता है। वो फूलों, पौधों, जानवरों और पक्षियों का इतना सटीक वर्णन करता है जो आज के जीव विज्ञानी भी देखकर हैरान हो जाते हैं। ये किताब हमें एक शहंशाह के दिमाग में झांकने का मौका देती है। और एक और बायोग्राफी का भी जिक्र है। हाँ, इकबालनामा ए जहांगीरी, जिसे मुतामिद खान ने लिखा था, वो एक दरबारी नजरिया देती है। ये दोनों मिलकर हमें उस दौर की एक बहुत रिच तस्वीर देते हैं। तो व्हाट इज दिस ऑल मीन? इन सब का मतलब क्या है? हमारे सामने एक कॉम्प्लेक्स शासक की तस्वीर उभरती है, एक बादशाह जिसे इंसाफ और कला से प्यार था, लेकिन जो बेरहम भी हो सकता था। बिल्कुल। एक ऐसा दौर जो उसकी बेगम नूरजहां की ताकत से पहचाना गया और जिसने भारत में अंग्रेजों के लिए दरवाजे खोले।
उसकी विरासत में जहां इत्माद-उद-दौला जैसी खूबसूरत इमारतें हैं, वहीं कुछ ऐसे राजनीतिक फैसले भी हैं जिनके नतीजे सदियों तक महसूस किए गए। ये कहानी सिर्फ जहांगीर की नहीं है। बल्कि उसके आसपास के ताकतवर लोगों और उस दौर में बोए जा रहे बदलाव के बीजों की भी है। और शायद यही जहांगीर की सबसे बड़ी लेगेसी है, ये विरोधाभास। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पे छोड़ जाता है। सोर्सेज एक तरफ इंसाफ के लिए जंजीरे अदल का जिक्र करते हैं और दूसरी तरफ गुरु अर्जन देव की सजा का। कोई शासक इंसाफ के लिए अपनी सार्वजनिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक दुश्मनी में की गई सख्त कार्रवाई के बीच तालमेल कैसे बिठाता है? ये सत्ता के स्वभाव के बारे में हमें क्या बताता है?